हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की चर्चा कर रहे हैं। तो आपको मैंने फर्स्ट लॉ बता दिया, सेकंड लॉ बता दिया, थर्ड लॉ समझा दिया। उसके साथ हमने चार फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े कि हमारे प्रकृति में कौन से चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। उसके साथ साथ हमने फोर्सेस को जोड़ने का तरीका देखा। आपको मैंने समझाया कि जैसे बीज गणित में चीजों को जोड़ा या घटाया जाता है, वैसे फोर्सेस के साथ नहीं होता, क्योंकि फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा को जोड़ने के लिए या फोर्स को जोड़ने के लिए हमने दो चीजों के बारे में चर्चा करी। एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद हमने टॉर्क की चर्चा करी, कपल की चर्चा करी। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो एडिटिव ऑफ फोर्शन के काम आते हैं, यानी किस तरीके से उनमें फोर्स काम कर रहा है और वे मशीनें किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं। अब हम बात करते हैं मशीनों के अंदर कैसे काम करती हैं। एक मशीन एक उपकरण होती है जिसके द्वारा हम या तो किसी सुविधाजनक स्थान पर और एक वांछित दिशा में एक छोटे से बल लगाकर किसी बड़ी प्रतिरोधी बल को पार कर सकते हैं, या जिसके द्वारा हम गति में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मशीन के आज के बहुत ज्यादा उपयोग है। अब मैं मान लीजिए कंप्यूटर एक मशीन है, यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, उस मशीन की जो जो गति में चलती है, जिसके पास गति है, तो मशीन से हम गति में वृद्धि ला सकते हैं। हम एक अपोजिट बल ले सकते हैं, छोटा बल, बड़ा बल, जिस तरीके से हम उसको अपने उपयोग में ले सकते हैं, मशीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन हमारे लिए निम्नलिखित चार तरीकों से उपयोगी होती है। किस तरीके से? कम प्रयास लगाकर भारी बोझ उठाना, यानी पुली वाला सिस्टम जो होता है वो भी मशीन होता है। जैसे जैक होता है। बल गुणक के रूप में उदाहरण के लिए एक जैक का उपयोग हम कार को उठाने के लिए करते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक जैक से हम कार उठा लेते हैं, भारी पत्थरों को उठा लिया जाता है उसी जैक से। प्रयास के आवेदन की एक बिंदु सुविधाजनक बिंदु पर बदलने के लिए हम मशीन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए चैन की सहायता से पैडल लगाकर साइकिल कोई पहिया घुमाते, ये भी एक मशीन का पार्ट है। प्रभाव की दिशा में सुविधाजनक दिशा बदलने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए एक एकल स्थिर पुली का उपयोग कुएं से पानी खींचने के लिए होता है। देखिए, इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से कुली पुली बंधी रहती है और यहाँ से रस्सी आती है, तो इसमें जो है बकेट बंधी है ये, और यहाँ से इसको कोई खींचता है तो क्या होता है, पुली के द्वारा आप जो है पानी उठा लेते हैं, जिससे जो भार होता है वो कम लगता है। उदाहरण के लिए गति में लाभ प्राप्त करने के लिए गियर, गियर देखिए एक मशीन है। गियर आपने मोटरसाइकिल देखा हो, गाड़ी का देखा हो, इनमें गियरिंग होता है। गियर को आप बदलते हैं तो मशीन में भी की गति में भी परिवर्तन आता है। यांत्रिक के सिद्धांत, यानी मशीन किस पे काम करती है? टू रेजिस्ट अ फोर्स ओवरकम, एक मशीन द्वारा परास्त करने के लिए जो प्रतिरोधक बल होता है उसे हम एल कहते हैं, और भार को परास्त करने के लिए मशीन पर लागू किया बल ई कहा जाता है। हम इसको चित्र से समझेंगे। एक मशीन स्वयं काम नहीं करती। यहाँ पर मशीन जो है वजन उठाने वाली मशीन, ऊर्जा देने वाली, जब उसे ऊर्जा प्रदान की जाती है या उस पर काम किया जाता है तब वह उपयोग में साबित होती है। जैसे कि पुली, पुली भी एक मशीन है। आप इस तरीके से एक लीवर बनाते हैं, यह भी एक मशीन है। यहाँ पर आप कुछ वजन रखेंगे, यहाँ से एक उठा लेंगे। गियर, ये भी एक मशीन है। मशीन की आपूर्ति की गई ऊर्जा या मशीन का किया गया कार्य की इनपुट कहा जाता है, और मशीन से प्राप्त उपयोगी ऊर्जा या मशीन द्वारा किया गया उपयोगी कार्य आउटपुट कहा जाता है। यानी ये मशीन है, इसमें हमने जो कार्य किया इनपुट, और मशीन ने जो कार्य किया वो है आउटपुट। वह बिंदु जिस पर एक मशीन का प्रयास लागू करके ऊर्जा प्रदान की जाती है, उस प्रयास उसे प्रयास बिंदु कहा जाता है, और वह बिंदु जहां भार को पार करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे भार बिंदु कहा जाता है। यानी इनपुट क्या है? प्रयास, यानी एफर्ट इनटू प्रयास के आवेदन या बिंदु का विस्थापन, यानी डिस्प्लेस होना एक वस्तु का दूसरी जगह से। आउटपुट भार, यानी भार के आवेदन या बिंदु का विस्थापन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। जैसे मशीन एडवांटेज हो गया। मशीन एडवांटेज कैसे निकालते हैं? भार और प्रयास, और इसकी कोई यांत्रिक लाभ की कोई इकाई नहीं होती है, ये आप याद रखेंगे। वेलोसिटी रेशियो क्या होती है? प्रयास का वेग और भार का वेग, इससे भी हम क्या निकालते हैं? वेग अनुपात निकालते हैं।
भार का वेग कैसे निकालेंगे? dl/t और प्रयास का वेग de/t। तो अब इससे वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? de/dl। तो ये जो छोटे छोटे आपके जो सूत्र है इनको आप याद रखिएगा। इस प्रकार वेग का अनुपात भी प्रयास के स्थानांतरण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो भार के स्थानांतरण के होते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं किसी भी मशीन की, कि वह कितनी कार्यगर है और उसकी क्या कार्य क्षमता है। एक मशीन की कार्य क्षमता उसके द्वारा किए गए उपयोगी कार्य को अनुपात होता है, यानी जो उसने काम किया है उसका अनुपात हम निकालते हैं, तब उसकी कार्य क्षमता निकलती है, जो मशीन के प्रयास द्वारा डाले गए कार्य से होता है। दूसरे शब्द में यह कार्य आउटपुट का अनुपात होता है, यह कार्य इनपुट से है, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। जब इनपुट जितना दिया उतना आउटपुट में निकलेगा, यानी मशीन की जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो 100% है। अगर आउटपुट कम निकलता है तो उस हिसाब से प्रतिशत कम होती जाएगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है कार्य क्षमता की। आदर्श मशीन का कार्य क्षमता क्या होता है? 100, और 100 से ज्यादा कोई मशीन जो है कार्य क्षमता हासिल नहीं कर सकती। कोई मशीन आइडल मशीन क्यों नहीं हो सकती? इसके पीछे इसमें मौजूद घूमने वाले हिस्से पूरी तरह से स्मूथ नहीं होते। याद रखिएगा, पूरी तरीके से इनमें चिकनाहट नहीं होती है। ये पूरी तरीके से कि फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से, जो घर्षण की वजह से उसमें जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा दी गई है, उसका जो है लॉस होता है। इससे मौजूद धागा पूरी तरह से प्रत्याशत नहीं होता, तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। इससे विभिन्न हिस्सों पे पूरी तरह से कठोर नहीं होते, और इससे घूमने वाले हिस्से बिना वजन के नहीं होते। अगर वो बिना वजन के होंगे तो हमें पूरी एनर्जी, सिर्फ जो पूरी ऊर्जा है वो सिर्फ लोड को उठाने में लगानी होगी। अब मशीन जो है, या फिर देखिए, कार्यता या यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात के बीच का संबंध, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक आदर्श मशीन घर्षण से मुक्त होती है। आपको मैंने पहले ही बताया था, घर्षण नहीं होना चाहिए एक आदर्श मशीन में। दक्षता 1 या 100 के बराबर होती है। इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज संख्यात्मक रूप से वेग अनुपात के बराबर होता है। वास्तविक अभ्यास में एक मशीन मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा इस वेग के अनुपात से कम होती है। यानी जो मैकेनिकल एडवांटेज है, ये जो वेलोसिटी रेशियो है, वेग अनुपात है, इससे कम रहेगी, या दक्षता 1 से कम होती है। लीवर, अब आता है लीवर्स क्या होते हैं। लीवर हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सबसे सरल प्रकार की मशीन है। सबसे सरल मशीन कौन सी है? लीवर। एक लीवर एक कठोर, सीधा या टेढ़ा बार होता है, जो स्थिर अक्ष के बार घूमने में होता है। यानी क्या होता है कि वह एक स्थिर अक्ष से चिपका दिया जाएगा और वह घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है, और वह सबसे प्रारंभिक मशीन होती है। फलकरण क्या होता है? लीवर जिस अक्ष पे आपस में घूमता है, उस लीवर की एक बिंदु से होकर गुजरता है, उसे फलकरण कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है? अब देखिए, कोई बिंदु देखिए, ठीक है, अब देखिए फिगर देखिए, उसमें हम आपको बताएंगे क्या होता है लीवर। जैसे ये है लीवर, ये लीवर है। अब क्या होता है, जैसे समझिए, ये लीवर है। जब आप यहाँ पर, ये जैसे ये पेन है, पेन, ये लीवर हो गया, और ये इस अक्ष पे ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ये बिल्कुल बीच में रखा है तो जितना वजन आप यहाँ डालेंगे उतना वजन ये उठाएगा। अगर ये यहाँ रखा है बिल्कुल आगे, तो यहाँ वजन अधिक डालना होगा, थोड़े से वजन के लिए भी। अगर ये यहाँ रखा है तो यहाँ वजन आप हल्का सा वजन लगाइए, तो जो भार है उसको भी उठा पाएंगे। ये जो आर्म, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको आगे पीछे करने से आप ज्यादा या कम भार उठा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म या लोड। ये आपके लीवर का इस तरीके से होता है। एक आइडियल लीवर संदर्भ के सिद्धांतों पे काम करता है, यानी मूवमेंट्स के सिद्धांतों पे काम करता है। घर्षण को नजरअंदाज करते हुए और मानते हुए कि लीवर बिना वजन का है, जब लीवर संतुलन में होता है तो पलों के, यानी कपल के सिद्धांत, या हम बात करें जो मूवमेंट है उसके सिद्धांतों के अनुसार, फलकरण के बारे में, भार का घड़ी की दिशा से पल फलकरण के बारे में प्रयास से विपरीत घड़ी की दिशा के पल बराबर होता है। यानी समझिए,
ये कोई इसमें हमने फ्रिक्शन मान लेते हैं और मान लेते हैं जो ये लीवर है इसका वजन नहीं है। जब व्हीलर इक्विलिब्रियम में होता है यानी संतुलन अवस्था में होता है तो इसके ऊपर मोमेंट प्रिंसिपल काम करता है। यानी जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी यानी जो घड़ी की दिशा में होगी, इस दिशा में जो मूवमेंट होगी लोड के साथ, वो फलकरण की इस दिशा में होने वाली मूवमेंट के एक समान होती है, यानी ऐसे एक समान होगी। लोड गुणा लोड आर्म, प्रयास गुणा प्रयास आर्म। तो यहाँ से हमें ये जो है मशीन के बारे में लिखता है, इस संदर्भ में लीवर का नियम कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाएगा? लीवर का नियम। प्रयास भार और फलकरण की अपेक्षा स्थितियों पर निर्भर करते हुए 3 प्रकार के लीवर होते हैं। अब कितने प्रकार के लीवर होते हैं वो देख लीजिए। पहला प्रकार, इस प्रकार के लीवर व फलकरण यानी इसको बोलते हैं क्लास 1 लीवर। इस प्रकार के लीवर व फलकरण F, प्रयास E और लोड L के बीच में होते हैं। जैसा कि अभी हम चित्र में देखेंगे, एक सिलाई, कैंची और जोड़ी, क्रोबार, पानी के पंप या हैंडल, जैसे देखिए पानी का पंप हो गया, हैंडल हो गया, क्लॉ हैमर हो गया, जो हमारे प्लेयर्स की जोड़ी हो गई, प्लायर्स की जोड़ी हो गई, सामान्य संतुलन के बीम हो गए, मिट्टी के पलटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फावड़ा हो गया, बोतल खोलने वाला उदाहरण हो गया। ये क्लास 1 लीवर होते हैं। देखिए इस तरीके के, इनको बोलते हैं हम क्लास 7 लीवर। ये बहुत सिंपल से लीवर होते हैं, इनको बोलते हैं जैसे ऐसे करके यूं खींचते हैं ना, बोतल खोलते हैं, उस तरीके से इसको हम बोलते हैं क्लास 1 लीवर। फावड़ा से आप यूं करके मिट्टी खींचते हैं, ये हमारे क्लास 1 लीवर होते हैं। वहीं क्लास 2 लीवर जो होते हैं, कक्ष 1 लीवर की यांत्रिक लाभ और वेन अनुपात 1 से अधिक या 1 के बराबर या 1 से कम भी मान हो सकता है, यानी 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जब प्रयास हाथ से लंबा होता है, यानी जो हमारी एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से लंबी होती है, तो मैकेनिकल लाभ का वेग अनुपात 1 से अधिक होता है। मैंने आपको बताया ना, ये वाला आपका ज्यादा लंबा है इससे, मैकेनिकल इस वाले लोड आर्म से, तो ये 1 से ज्यादा होगा। यहाँ बस आपको हल्का सा आपको जो है फोर्स लगाना होगा, ये पूरे लोड को उठा लेगा। यदि प्रयास हाथ और भार हाथ बराबर होते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो मैकेनिकल लगभग वेग अनुपात के बराबर होगा। अगर ये यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आपको भार ज्यादा लगाना होगा और ये वजन कम उठाएगा, तो मैकेनिकल लाभ 1 से कम होगा, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल लाभ का एक लीवर जो 1 से अधिक होता है वह बल गुणक के रूप में उपयोगी होता है। बिल्कुल सही बात है, वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है। आपने हल्का सा फोर्स लगा दिया, यहाँ पर हल्का सा फोर्स लगा दिया तो ये बहुत ज्यादा बल को उठा लिया। जबकि मैकेनिकल एडवांटेज का एक लीवर जो 1 से कम होता है वह गति की में वृद्धि प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। अब बात आती है क्लास 2 लीवर्स की। क्लास 2 लीवर्स कैसे होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तेलक, इस प्रकार के उत्तेलक में भार L या प्रयास E या धुरी F के बीच में होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और प्रयास हाथ के इस प्रकार हमेशा ही भर हाथ लंबा हो। देखिए यहाँ पर देखिए, अभी हम देखेंगे। नट क्रैकर, जैसे कि एक नट क्रैकर होता है, व्हील ब्रो होता है, लेमन क्रशर होता है, लेमन क्रशर नहीं होता, आप ऐसे तरीके से लेमन क्रशर होता है, पेपर कटर होता है, मैंगो कटर होता है, और जो होता है नाव चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला चाकू, भार उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाली छड़ी, ये सभी द्वितीय क्लास के लीवर के उदाहरण हैं। देख ये हमारा द्वितीय क्लास का लीवर है, जिसमें ये हमारा लोड भार हो गया, ये लोड हो गया, और यहाँ पर हम जो है एफर्ट आर्म हो गई। तो ये हमारा जो होता है ये सेकंड क्लास का जो है लीवर श्रेणी होता है। सेकंड क्लास लीवर जो यांत्रिक लाभ होते हैं, वेग अनुपात हमेशा उनका 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक होगा तभी हम उस पे जो कार्य है आसानी से कर पाते हैं। क्लास 3 लीवर, जो क्लास 3 इस प्रकार के लीवर है, प्रयास E जो होता है और फलकरण F, और भार के बीच में होता है, भार बीच में होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अभी हम चित्र को देखेंगे। इस पर लीवर में प्रयास हाथ हमेशा भार हाथ से छोटा होता है, तो प्रयास हाथ हमेशा भार हाथ से छोटा होगा। उदाहरण के तौर पे चीनी चिमटा,
भार उठाने या बाइसेप मांसपेशी की क्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली अग्रभुजा, आग की चिमटा, है ना, पैर का ट्रेंडल, चाकू आदि जब हमारे क्या है क्लास थर्ड लीवर हैं। जैसे कि ये यहाँ पर लोड ये हो गया, ये आपका फलकरण हो गया, फलकरण पीछे है और ये आपका एफर्ट हो गया। अब आप देखिए जैसे चिमटा होता है, चिमटा से आप उठाएंगे तो जो फलकरण है वो तो पीछे है, फिर इस तरीके से उठाएंगे तो फिर आप लोड उठाएंगे, इस तरीके से आप लोड उठाएंगे। तो लेकिन जो इनका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एक से कम होता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप चिमटा से उठा रहे हैं, चिमटा आपने देखा है इस तरीके से होता है, ऐसे एक चिमटा होता है जिस जो इस तरीके से उठाते हैं। यदि किसी चीज को आप चिमटा से उठाएंगे तो उसमें आपको जो प्रयास है वो अधिक लगाना होगा, वहीं उसे आप क्लास 2 के लीवर से उठाएंगे जिसमें जो लोड है वो सबसे आगे नजदीक रखा रहेगा और यहाँ पर आपने जो है लोड लगा दिया, तो यहाँ पर आपको जो प्रयास है ये फलकरण हो गया, जो आपको यहाँ पर प्रयास है वो कम लगाना होगा और ये जो भार है ये उठ जाएगा। इसीलिए इनका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एक से अधिक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक अलग सिस्टम वह होता है जो किसी बाह्य बलों के प्रभाव से मुक्त हो, यानी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं काम कर रहा है। सिस्टम के सभी शरीरों की रैखिक संवेग या वेक्टर योग संरक्षित रहता है और इस पर अनेक उनके आपसी क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जब दो शरीर एक दूसरे पर कार्य करते हैं तो उनका कुल रैखिक संवज्ञ स्थिर रहता है। यदि कोई बाह्य बल नहीं होता है तो यानी अगर कोई हमारा बाहर का बल काम नहीं कर रहा है तो उनका जो मूवमेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जरा इसको ध्यान से समझना, अगले 10 मिनट तक हम इसी पे चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए मोमेंटम क्या है, ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था मूवमेंट को हम पी से बनाते हैं, पी से लिखते हैं मूवमेंट को हम, और क्या होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यानी कोई बॉडी है, कोई शरीर है या कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एक मास हो गया और ये मान लीजिए यू गति से चल रहा है, यू गति से चल रहा है। अब पढ़ते हैं, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम का अर्थ है कि जब कोई शरीर संवेग प्राप्त करता है यानी उसके पास मोमेंटम आता है, यानी अब वो रेस्ट में नहीं है, चल रहा है, वो गति में है, तो किसी अन्य शरीर के समान मात्रा के संवेग खोना पड़ता है, यानी देन सम अदर बॉडी मस्ट लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम। तो कोई दूसरी बॉडी जो है, दूसरे शरीर है, उसको समान संवेग खोना पड़ेगा तब एक आएगा। यानी मैंने इसको धक्का मार के एक मोमेंटम प्रोवाइड करा, तो जितना मैंने इस पे ऊर्जा लगाई उतनी ऊर्जा मैंने खोई। यदि M1 M2 टकराने वाले शरीर हैं, समझिए समझिए, हमारे पास दो शरीर हैं, M1 M2 दो बॉडियां हैं। जैसे कि समझिए, बॉल बनाई, M1 M2 टकराने वाले शरीर के द्रव्यमान है या U1 और U2 के क्रमांश। अब उनकी क्या है, टकराने से पहले शरीर के वेग है, यानी ये इधर चल रहा है U1 से, ये भी इधर चल रहा है U2 से। उसके बाद ये लोग गए टकराए और टकराने के बाद ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, यानी ये इधर V1 गति से चला गया, ये इधर V2 गति से चला गया। देखिए पहले ये U1 इनकी गति थी, दूसरे की U2 गति थी, टकराने के बाद इनकी जो गति है वो V1 और V2 हो गई। उससे आगे की बात अब हम समझते हैं।
तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो क्या कहता है, यहां से अब इसको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी गति से चल रहा है m1 और u1 गति से ये चल रहा है। वहीं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास हो गया m2 और ये u2 गति से चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जानूं कितना होगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2, यानी ये बॉडी 1 का मोमेंटम है v1, ये सब वेक्टर है तो हमेशा ऐसे लिखो p1 और ये p2 वेक्टर है। तो अब ध्यान से देखिए, ये p1 वेक्टर, ये p2 वेक्टर, तो ये पहले टकराने से पहले, ये बिफोर, पहले की बात हो रही है। तो पहले क्या था मोमेंटम, p1 प्लस p2। मैं इसमें आई लिख दूं, टकराने से पहले इनिशियल। अब ये दो आपस में टकरा गए, देखिए टकरा गए, टकराने से क्या हुआ, इनकी गति की में परिवर्तन आएगा। ये समान गति से रहेंगे तो जाहिर सी बात है कभी टकराएंगे नहीं। टकराने के लिए पीछे वाले की गति ज्यादा होनी चाहिए, और ये जो है आपस में टकरा गए। अब क्या होगा, जो इसका वजन है m1 m2, जब ये u1 u2 ये इनकी शुरुआती गति थी, टकराने की वजह से इनकी गति में फेरबदल होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का चेंज हुआ है ना, बल लगा है, इनर्शिया काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है काम करेंगी। अब बात समझिए, अब टकराने की बाद की स्थिति क्या होगी, टकराने के बाद की स्थिति होगी, मान लीजिए ये बॉल टकराकर इस दिशा में चली गई और ये वाली बॉल टकराकर इस दिशा में चली गई, तो मास में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। हम मान के चल रहे हैं कि बॉलों में कोई क्षति नहीं पहुंची है, बॉल नहीं टूटी है, मास में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव किस में होगा, बदलाव इनकी वेलोसिटी में होगा। जैसे कि ये हमारी क्या हो जाएगी v1, क्योंकि क्या पता इसकी वेलोसिटी बदल गई हो, बदल गई हो तो v1 होगी। अब ये v1 गति से जा रहा है उस दिशा में, और ये यहाँ पर v2 गति से जा रहा है इस दिशा में, तो यानी गति में परिवर्तन आया है। अब गति में परिवर्तन आया है, तो अब मैं इनके मोमेंटम लिखना चाहता हूं, कितना लिखूंगा, m1 v1। देखिए मोमेंटम तो यही होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब भी क्या होगा, m2 v2। तो जो m1 v1 की वैल्यू आएगी, जो m2 v2 की वैल्यू आएगी, ये समान स्वरूप p1 p2 यानी पहले वाले की वैल्यू के बराबर होगी। यही हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 ये बराबर होगा m1 v1 के प्लस m2 v2 के। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको आप याद रखकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, और दोबारा आप समझ लीजिए कि दो चीजें जब आपस में टकराई तो क्या हुआ, उनकी जो स्पीड थी उसमें परिवर्तन आया, और स्पीड में परिवर्तन आने की वजह से उनकी जो फाइनल जो वेलोसिटी थी, जो उसमें टकराव के बाद की जो वेलोसिटी आई, उनका जो मोमेंटम रहा वो पहले के मोमेंटम के बराबर में रहेगा। तो यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब संरक्षण है, यानी संरक्षित है। जो पहला था मोमेंटम की वैल्यू वही बाद में रहेगी। तो इस पॉइंट पर आके हमारा जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म हुआ।
आगे के चैप्टर में हम आगे की बातें करेंगे, आगे के कुछ और अध्यायों को समझेंगे। अब ध्यान से देखिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने इनर्शिया पढ़ा, इनर्शिया के प्रकार पढ़े। इनर्शिया रेस्ट पे जो होता है, इनर्शिया जो है विश्राम स्थिति का इनर्शिया, गति का इनर्शिया। उसके साथ-साथ फिर आपने न्यूटन के नियमों को पढ़ा, जो न्यूटन ने नियम दिए। पहला नियम क्या था? बताइए। यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है या समान गति में है, वह अपनी उस अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। यानी किसी भी वस्तु की अवस्था में बदलाव लाने के लिए बाह्य बल लगना जरूरी है। बाह्य बल किस दर से बदलाव लेके आ रहा है, यानी वह हमारे बल की परिभाषा को बताता है। तो न्यूटन का जो दूसरा लॉ है, उसमें हमने बल की परिभाषा पढ़ी, यानी F इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी द्रव्यमान का जो क्या है, द्रव्यमान का गुणा करेंगे हम किससे? त्वरण से, तब हमें बल मिलेगा। और बल कैसा है? बल हमारा क्या होता है? वेक्टर मात्रा होती है, और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी वही दिशा होगी जो दिशा उस फोर्स जो उस गति की दिशा होगी, या गति की दिशा भी वही होगी जो उस फोर्स की दिशा होगी, बल की दिशा होगी। फिर हमने न्यूटन के पहले लॉ के कुछ उदाहरण देखे। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है उपयोगी होते हैं, उनको एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर तीसरे नियम को पढ़ा कि हर एक जो एक्शन है उसका एक रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा जो है तीसरा नियम है, और तीसरे नियम को लेकर भी हमने क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया समान रूप से विपरीत दिशा में देखने के लिए मिलेगी। ये हमारा तीसरा नियम है, इसके हमने उदाहरण पढ़े। फिर हमने चार जो हमारे मौलिक, या हम बात करें मौलिक बल हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का बल, कमजोर नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और मजबूत नाभिकीय बल। सबसे कमजोर कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। उससे मजबूत कमजोर नाभिकीय बल, उससे मजबूत विद्युत चुंबकीय बल, और सबसे मजबूत क्या होता है बताइए? मजबूत नाभिकीय बल। सबसे दूरी जो है, दूर की दूरियों के लिए, यानी बड़ी दूरियों पे कौन सा लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे छोटी दूरियों पे कौन सा लगता है? नाभिकीय बल। उसके बाद हमने फोर्स के जोड़ने का हमने देखा। बीजगणित के जो नियम होते हैं उसके अनुसार हम फोर्स को नहीं जोड़ सकते, तो उसको जोड़ने के लिए हमने दो नियम देखे। पैरेललोग्राम लॉ देखा और दूसरा त्रिभुज का नियम देखा। उसके बाद हमने कुछ नियम पढ़े, जैसे कि हमने टॉर्क को पढ़ा, हमने कपल को पढ़ा, फिर हमने लीवर पढ़ा, मशीन पढ़ा। अब उसके बाद जो सबसे हमने आखिरी में पढ़ा वो था लीनियर मोमेंटम, यानी सीधे संवेग को लेकर पढ़ा। और संरक्षणा पढ़ी हमने संवेग की कैसे होती है, यानी यदि कोई दो बॉडी आपस में टकरा रही हैं, तो टकराने से पहले जो उनकी संरक्षणा है, यानी जो उनका मोमेंटम है, माफ करिएगा संवेग है, वह टकराने के बाद भी उसी प्रकार रहेगा। इसी को हम बोलते हैं संरक्षणा। किसका? सीधी संवेग यानी लीनियर मोमेंटम का। तो इस पॉइंट पर आके, इस बिंदु पे आके हमारा ये जो पाठ्य है समाप्त हो जाता है। हम अगली क्लास में इसके अगले पाठ्य को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने निरंतर अभ्यास करते रहिए, जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए, अच्छे से समझिए चीज़ों को। बाद में जब हम आपको प्रश्न कराएंगे तो उम्मीद करते हैं आपको सारे जो सवाल हैं, सारे जो सवालों के जो जवाब हैं वो पूरी तरीके से आए। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने सारे जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो हमने आपको पढ़ाया, उनको आप अभ्यास करेंगे, निरंतर तौर पे अभ्यास करेंगे। क्योंकि विज्ञान में ये होता है अक्सर कि अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो आप चीज़ों को भूल सकते हैं। तो चीज़ों को भूलना नहीं है, परीक्षा तक उन्हें याद रखना है और उनके उपयोग को भी समझना है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अब हमें विदा दीजिए। अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली कक्षा में, अगले नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ, और नए विषय को लेकर हम बात करेंगे। विषय का मतलब है फिजिक्स में ही या भौतिक विज्ञान में भी कुछ नए चीज़ों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना जो पढ़ाई है वो करते रहिए और निरंतर अभ्यास कर दिए। धन्यवाद।